ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो ज़ात, रंग, नस्ल, गरज के हर चीज़ से आज़ाद है। मोहब्बत और पसंद दो अलग अलग चीज़ें हैं और इश्क इनसे भी आला दर्जा है, मगर दौरी जदीद के इंसानों ने तीनों जज्बों को एक ही सांचे में ढाल रखा है। मोहब्बत में कभी यह नहीं देखा जाता कि सामने वाला कहाँ से आया है, किस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है या उसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है। आप इस बात का अंदाज़ा इस वाक़ये से भी लगा सकते हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और यह एक हकीकत पर आधारित एक अनोखा वाक़या था जो मुझे अमली ज़िंदगी के सफ़र में पहली बार हुआ। मैं जलाल गाजी दरबार शाह गाजी का मुरीद और एक आमिल हूँ। मुझे यह इल्म अपने दादा जान से विरासत में मिला। अब्बा चाहते थे कि मैं ऊंची तालीम हासिल करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं, लेकिन मैं अब्बा का आधा ख्वाब ही पूरा कर पाया। एमफिल मैथमेटिक्स करने के साथ साथ मैंने दादा जान से रूहानी तालीमात हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो 5 साल तक जारी रहा। मुझे जानने वाले सब लोग हैरान थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर यह मेरा शौक था जो रूहानी इल्म के रास्ते पर मुझे गामजन कर रहा था। दादा जान शाह गाजी बाबा के बहुत बड़े मुरीद थे और रूहानी तालीमात दादा जान ने गाजी बाबा के शागिर्दों से हासिल की थी। इस तरह मैं भी दादा जान के नक्शे कदम पर चल पड़ा और रूहानी तालीम हासिल करने के बाद मैं लोगों के मसले भी दरबार में ही हल किया करता था, क्योंकि मेरा ज़्यादा वक्त वहीं पर गुजरता। चूंकि हमारे खुद के मेडिकल स्टोर्स थे, इसीलिए घर बार को चलाने के लिए मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिस वजह से मैं बिना किसी रुकावट के अपना शौक पूरा कर सकता था। मैं पिछले 2 घंटे से अपने कमरे में बैठा मुराकिबे में था। आज हफ्ता का दिन था। अक्सर हफ्ता और इतवार मैं सिर्फ अपनी इबादत और मुराकिबे के लिए ही रखता था। तभी अचानक मेरा एक शागिर्द कमरे में दाखिल हुआ। जनाब, आपसे कोई मिलने आया है। उसने आते ही मेरी तवज्जो में खलल डाल दिया। अरे यार असलम, तुम्हें पता है कि मैं हफ्ता और इतवार को किसी से नहीं मिलता? तुमने उन्हें नहीं बताया? मैंने आंखें खोलकर झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। मैंने उन्हें आगाह किया था, मगर वो कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद से खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं और इतनी दूर से उनका फिर आना मुश्किल होगा, और वो बहुत परेशान भी लग रहे थे। असलम ने मुझे तफसील से बताया। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब मैं कमरे से बाहर आया तो सामने सोफे पर एक आदमी और एक औरत बैठे थे। दोनों की उम्र लगभग 45 या 50 के करीब थी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने जाते ही सलाम किया। मुझे देखते ही उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और अपनी जगह से खड़े हो गए। मैंने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए। फिर मैंने नरमी से पूछा, जी बताइए। जावेद साहब बोले, मेरा नाम जावेद है और ये मेरी बीवी रेहाना है। आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है कि आप लोगों के साथ होने वाले अजीब और गैबी मसलों का हल निकालते हैं और हमेशा कामयाब रहते हैं। असल में हमारे साथ भी एक ऐसा ही मसला है जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, जावेद साहब, आप अपना मसला बयान कीजिए। मेरे बस में जो होगा मैं ज़रूर करूँगा। मेरी बात सुनकर जावेद साहब बोले, हमारी एक बेटी है जिसका नाम रामीन है। वो हमारी इकलौती औलाद है, इस वजह से वो बहुत लाडली भी है। आज तक उसकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं रही जो हमने पूरी ना की हो। इसी वजह से वो हमेशा हंसमुख और शरारती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ना जाने उसे क्या हो गया है। ना वो हमसे बात करती है, ना पास बैठती है, बस अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। न खाने पीने का होश, न सोने का। अगर उसकी माँ जबरदस्ती कुछ खिला दे तो खा लेती है, वरना वैसे ही पड़ी रहती है। जब भी उससे इसकी वजह पूछो तो इतना रोती है कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। पहले हमें लगा कि शायद वो बीमार है, इसीलिए हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे कोई बीमारी नहीं है। फिर मेरे भाई ने सलाह दी कि हमें किसी अमल वाले के पास जाना चाहिए, शायद कोई हवा का असर हो। इतना कहकर वो सांस लेने के लिए रुके। मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। जावेद कुछ लम्हे रुककर फिर बोले, फिर किसी ने आपके बारे में बताया
और जैसे तैसे हम आपके पास पहुंचे। ये कहकर जावेद साहब खामोश हो गए। हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए। हमारी बच्ची की ये हालत हमसे देखी नहीं जाती, रेहाना ने दुखी लहजे में कहा। उनके अंदाज में बेबसी झलक रही थी। मुझे उनकी हालत देखकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि उसकी ऐसी हालत से पहले कोई गैर मामूली वाकया हुआ हो या वो कहीं वीरान जगह गई हो। मैंने उनसे सवालिया अंदाज में पूछा। ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था, बस उन दिनों मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमने की मंशा से पहाड़ी इलाकों की ओर गया था। सफर के बाद ही रामीन की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जावेद साहब ने जवाब दिया। क्या वहां पर रामीन अकेली बाहर निकली थी? मैं उनसे लगातार सवाल पूछ रहा था ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। रेहाना बेगम ने जवाब दिया, नहीं, अकेली तो नहीं, लेकिन वो कई बार वहां घूमने के लिए अपने चाचा की बेटी के साथ बाहर चली जाती थी और अक्सर वो हमारे साथ रहती थी। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थी। देखिए, ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ऐसा करें कि बच्ची को यहाँ लेकर आएं। उसका बाकायदा मुआयना करने के बाद ही मैं कोई हल निकाल सकूंगा। मैं उन दोनों मियाँ बीवी से मुखातिब हुआ। जी ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हम रामीन को लेकर जल्द से जल्द वापस आएं। आप हमें इजाजत दें। जावेद साहब इतना कहकर खड़े हो गए। जी ठीक है। जावेद साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और बाहर की ओर कदम बढ़ा लिए। उनके जाने के बाद मैं वहीं बैठा गहरी सोच में पड़ गया। मेरा नजरिया यही था कि वो पहाड़ी इलाके में किसी वीरान जगह पर गई होगी, जिसकी वजह से शायद उस पर कोई साया आ गया है, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में जिन्नात का बसेरा होता है और ऐसी जगहों पर अगर जवान लड़कियां हो जाएं तो कुछ शरारती जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन लड़की को देखे और जांचे बिना मैं कोई भी अंतिम फैसला करने में असमर्थ था। खैर, मैंने अपने ख्याल को झटका और कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। मैं उस वक्त दरबार के खास कमरे में कुछ तालीम देने में मशगूल था जब दरबार के किसी आदमी ने आकर बताया कि कोई शख्स मुझसे मिलने आया है जो अपना नाम जावेद बता रहा है। मैं समझ गया कि जावेद साहब अपनी फैमिली के साथ आए हैं। जैसे ही मैंने अपनी क्लास पूरी की, मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। जावेद साहब के साथ रेहाना और उनकी 16 साला बेटी भी मौजूद थी। मैंने उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया। वो लोग मेरे सामने बैठ गए। जलाल साहब, आपके कहे मुताबिक मैं रामीन को आपके पास लेकर आ गया हूँ। अब आगे आपका काम है, बस हमारी बच्ची को ठीक कर दीजिए। रस्मी सलाम दुआ के बाद जावेद साहब ने इल्तिजाई लहजे में कहा। मैंने उन्हें तसल्ली दी, परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। मैंने एक नज़र लड़की पर डाली। बिलाशुबह वह एक हसीन लड़की थी, मगर उस वक्त वह काफी कमजोर लग रही थी। आंखों के नीचे से हल्की सी इस बात की निशानदेही हो रही थी कि वह अरसे से सही तरीके से सो नहीं पाई थी। कैसी हो रामी बेटा? मैंने मुस्कुराकर शाइस्तगी से पूछा। मेरी बात पर उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर नजरें नीचे कर लीं और बस सिर हिला दिया। मुझे अंदाजा हो गया कि वह एक अजनबी मर्द के सामने हिचकिचा रही है। मैंने कहा, मेरा नाम जलाल है और मैं बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा हूं, इसीलिए मुझसे बात करते वक्त हिचकिचाने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैंने उसे नरमी से समझाते हुए कहा। मेरा हमेशा से नजरिया यही रहा है कि अमलियत के सफर में एक दूसरे को समझने के लिए दोनों के बीच मुफाहमत होना बहुत जरूरी है, तभी आप मसले का हल निकाल पाएंगे। इसलिए मैं पहले उसका एतमाद जीतना चाह रहा था। इस बार वह थोड़ी पर एतमाद लगी। जी ठीक है, उसने कहा। गुड गर्ल, अच्छा है। बताओ, इन दिनों तुम्हारी क्या मसरूफियतें हैं? मैंने आम लहजे में सवाल किया। उसने नजरें नीचे किए बस इतना ही कहा, कुछ खास नहीं। मैं कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। मैं ये जानना चाह रहा था कि वाकई उस पर असर है या नहीं, मगर कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। किसी भी इंसान पर जिन्नाती साया है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मुतासिरा शख्स को सूरह कौसर एक खास तरीके से पढ़ाई जाती है। अगर वह बिना रुके सूरह कौसर को पूरा पढ़ ले तो मतलब कि उस पर साया नहीं है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो मतलब असरात मौजूद है। मैंने भी रामी को परखने के लिए यही तरीका अपनाया, लेकिन जैसे जैसे मैं उसे सूरह कौसर पढ़ाता गया, मेरी हैरत बढ़ती गई, क्योंकि वह बिना रुके पूरी सूरह पढ़ गई, जो इस बात की निशानदेही थी कि रामी पर कोई साया नहीं है। मैंने दीन की तालीमात के बारे में भी कुछ कवायद के बारे में पूछा, जिसका उसने सही जवाब दिया। मैंने सूरह कौसर की तरह कुछ और अल्फाज भी दोहराने को कहा, जो उसने सही तरीके से अदा किए।
मेरे लिए यह मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। मुझे अंदाजा हो गया कि रामी का कोई ऐसा जाती मसला है जिसे वह अपने वालिदैन से छुपा रही है और इस बात को अपने वालिदैन के सामने जाहिर करना नहीं चाहती, वरना इतने अरसे में उन्हें बता चुकी होती। इस बात ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। क्या हुआ जलाल साहब, सब खैरियत तो है? रेहाना बेगम ने मुझे सोच में डूबा देखकर फौरन परेशान होकर पूछा। मैंने रामी के वालिदैन की तरफ देखकर कहा, जावेद साहब, अगर आपको कोई एतराज न हो तो आपको थोड़ा फासला करना पड़ेगा। दरअसल मुझे रामी से अकेले में बात करनी है। आप ऐसा करें कि आप थोड़ा दूर जाकर बैठ जाएं। जी जरूर, वह दोनों ये कहकर वहां से उठ गए। जिस जगह मैं बच्चों को क्लास देता था वह हालनुमा काफी वसीया कमरा था। दोनों मियाँ बीवी उसी हाल में काफी दूर जाकर बैठ गए। वहां से वह हमें देख सकते थे, मगर हमारी आवाज उन तक पहुंचना नामुमकिन था और मेरे लिए इतना ही काफी था। देखो रामी बेटा, यह बात तो मैं जान गया हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई असरात नहीं है। इसका मतलब है कि मामला कुछ और है। मैंने इसीलिए तुम्हारे वालिदैन के सामने बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम उनके सामने बताना नहीं चाहोगी। देखो, तुम्हारे साथ जो भी मसला है तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे डिस्कस कर सकती हो। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर जवाब कोई ना आया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हालत की वजह से तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हैं। पिछले 6 महीनों से वो तुम्हें नॉर्मल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन 6 महीनों में वो तुम्हारी वजह से कितने दर्द में रहे हैं, कभी सोचा है तुमने? पता है, जब तुम्हारे वालिदैन मेरे पास आए थे तो तुम्हारी माँ की आंखों में बेबसी के आंसू थे और वो मुझसे इल्तिजा कर रही थी कि खुदारा मेरी बच्ची को ठीक कर दें। शायद तुम्हें ये बात समझने में वक्त लगे कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमसे ज्यादा हमारे वालिदैन तकलीफ में होते हैं। मैंने उसे हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश की। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चल रहा था कि वो शशो पंज में है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे वालिदैन को बुला लेता हूं ताकि उनका वक्त जाया न हो। रुको, इससे पहले कि मैं उनके वालिदैन को बुलाता उसने फौरन मुझे रोका। इसके बाद वो रवानी में अपनी सारी रुदा सुनाने लगी और मैं खामोशी से सुनता रहा। आप उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनिए। मैं आज बहुत खुश थी। अरसा दराज से अब्बू जान से नॉर्दर्न एरिया जाने की फरमाइश कर रखी थी, जो कि आखिरकार पूरी होने जा रही थी। हम लोगों ने 4-5 दिनों का सामान पैक किया और नॉर्दर्न की तरफ गामजन हो गए। मेरे साथ मेरे अम्मी, अब्बू और मेरी चचाजाद कजिन जैनब थी, जो कि मुझसे 3 साल छोटी थी। हम लोग अपनी ही गाड़ी में सवार होकर स्कर्दू के लिए निकल चुके थे। पूरे रास्ते में मैं और मेरी कजिन मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें खींचते गए। आखिरकार हम लोग होटल पहुंच चुके थे। स्कर्दू के पुरफजा मकामात के दरमियान हमारा होटल वाक़े था, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ था। ये मेरी ख्वाहिश थी कि होटल ऐसा रिजर्व करवाया जाए जो शहर से दूर हो और जहां पर चारों तरफ खामोशी छाई हो। जब हम वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हमने वहां 2 कमरे रिजर्व करवा लिए। कमरे काफी खूबसूरत थे। दीवारों में लगी ग्लास विंडो से बाहर का खूबसूरत मंजर देखने लायक था। कमरे में आते ही खाना खाने के बाद जैनब ने तो सोने की जल्दी की, जबकि मैं ग्लास विंडो से उस पार पहाड़ों की तरफ नजर गड़ाए हुए थी। सामने वसी और बुलंद पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत वादी मौजूद थी। इस वादी के इर्द गिर्द बेशुमार जड़ी बूटियों के फूल खिले हुए थे। इस जगह की खूबसूरती को देखकर मैंने वहां जाने का मन बना लिया। मैंने सोच लिया था कि कल जैनब को लेकर उस जगह जरूर जाऊंगी। सुबह आंख अम्मी की आवाज से खुली। अरे रमीना, उठो बेटा, 10 बज चुके हैं। नाश्ता करके निकलते हैं फिर घूमने के लिए। मैंने थोड़ी सी आंखें खोली तो देखा अम्मी और जैनब पास खड़ी थी। अरे अम्मी, थोड़ा सोने तो दो, फिर उठ जाऊंगी, मैंने आलस से कहा। लो जी आपी, अगर सोना ही था तो यहां आने का क्या फायदा, जैनब ने तुरंत झुंझलाकर कहा। हाँ भाई, और क्या, यहां सोने आई हो। मैंने कितनी बार कहा है कि टाइम पर सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी उठ सको, लेकिन नहीं, बात माननी ही नहीं। अम्मी को बोलते देख मैं फौरन उठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि अभी अम्मी का मूड और खराब होने वाला है। नाश्ता करने के बाद हम लोग सैर करने निकल गए। पूरा दिन हमने स्कर्दू के अलग अलग जगहों की सैर की, लेकिन दोपहर तक अम्मी इतनी थक चुकी थीं कि हमें होटल वापस आना पड़ा। दोपहर का खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। करीब 3 बजे मैं और जैनब नदी वाले रास्ते पर निकल पड़े। आपी, बड़ी अम्मी को बता दिया क्या, या मैं बता दूं? जैनब ने थकान भरी आवाज में पूछा। वो मेरे साथ जाने से बच रही थी, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती ले आई।
हाँ हाँ, बता दिया, तुम चलो। मैंने झूठ बोला, क्योंकि अगर अम्मी को बताती तो वो कभी इजाज़त न देती। इसीलिए मैंने अब्बू से इजाज़त ले ली। पहले उन्होंने भी मना किया, लेकिन मैं हमेशा अपनी बात उनसे मनवा लेती हूँ। हम लोग पहाड़ों और मुश्किल रास्तों से होकर उस वादी की तरफ जा रहे थे। होटल से वादी का फासला करीब आधा या पौन घंटे का था। आखिरकार हम वादी पहुंच गए। पहाड़ के ऊपर से एक झरना वादी में गिर रहा था। वहां कुछ बतखें थीं जो हमें देखते ही पानी में चली गईं। डूबते सूरज की किरणें झरने पर पड़कर एक ख्वाब जैसा नजारा बना रही थी। जैनब, जो पहले परेशान लग रही थी, वादी की खूबसूरती देखकर खुश हो गई। हम काफी देर वहीं बैठे उस सुकून का मजा लेते रहे। आसमान में अलग अलग पक्षी अपने घरों की तरफ उड़ रहे थे। इतनी सुकून भरी जगह में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। आपी, काफी टाइम हो गया, अब तो उठो। जैनब ये बात तीसरी बार कह चुकी थी। हाँ चलो। उसके कहने पर मुझे भी एहसास हुआ। मैंने जब चारों तरफ देखा तो अंदाजा हुआ कि सूरज काफी हद तक डूब चुका है। हमने जल्दी जल्दी होटल वापस जाने की कोशिश की। जो लोग पहाड़ों को जानते हैं उन्हें पता है कि पहाड़ी रास्ते का आधा किलोमीटर भी सपाट जमीन के 1 किलोमीटर जैसा लगता है। हमारे लिए आधे घंटे का पहाड़ी रास्ता तय करना मुश्किल हो रहा था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब जैनब की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। हम घबराहट में तेजी से चलने लगे। हम लोगों ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। अचानक वही नजर न आने वाली ताकत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। वो कोई 6 फुट का नौजवान था, जिसने काले रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी और अपने चेहरे को सफेद रंग के मफलर से ढक रखा था। उस नौजवान के अचानक सामने आ जाने से मेरी चीख निकल गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी चीख हलक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। मैंने जैनब का हाथ जोर से पकड़ लिया और दोबारा चीखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज गुम हो गई हो। मेरे इस रद्दे अमल पर उसकी आंखों में मुस्कुराहट उभर आई। उस नौजवान ने कहा, एक बार और चीखो। उसके कहने पर मैंने फिर से हिम्मत जुटाकर चीखने की कोशिश की, मगर सब बेकार था। ये देखकर उसने अपने बाजू अपने सीने के इर्द गिर्द बांध लिए और इत्मीनान से खड़ा हो गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, उसने फिर कहा। उसके कहने पर मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ और हालात को समझना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उस नौजवान ने अचानक अपने चेहरे पर लिपटे हुए स्कार्फ को हटाया। जब मेरी पहली नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं अपनी चीख तक भूल गई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा था। मैं तो जैसे उसके हसीन चेहरे में खो गई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और मुझसे मुखातिब हुआ, मेरा मकसद तुम्हें तंग करना बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मकसद बस इतना था कि बिना वजू हमारे पास मत आया करो और ऐसी जगहों से बिना वजू मत गुजरा करो। तुम हमारे लिए यहाँ मेहमान हो, इसीलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, हमारी तरह हर कोई मेहरबान नहीं होता। इतना कहकर उसने हल्की मुस्कान दी और अचानक गायब हो गया। उसे गायब होते देख मैंने इधर उधर देखा, मगर वो कहीं नहीं था। मैंने अपने असली रास्ते को छोड़कर बेताबी से आसपास के रास्तों पर उसकी तलाश शुरू कर दी। जैनब ने मुझे और आगे जाने से मना किया, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक मुस्कान ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी हो। डर और खौफ तो जैसे मुझसे बहुत दूर चले गए थे। मैं दीवानों की तरह उसी रास्ते पर बढ़ती जा रही थी जहां वो खड़ा था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। जैनब ने कहा, आप क्या कर रही हैं आपी? अंधेरा बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए, वापस चलिए। मेरी कजिन ने मेरा बाजू पकड़कर जबरदस्ती साथ ले जाना शुरू कर दिया। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, चलिए। वो मुझे घसीटती हुई साथ ले गई। मैं बार बार मुड़ मुड़कर उस रास्ते को देख रही थी। लोग जिन्नात से भागते हैं, लेकिन मैं तो उसे बार बार देखना चाहती थी। मैं उसे फिर से देखना चाहती थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो सचमुच जिन्नात का कोई शहजादा था। हम वापस होटल आ गए। उसके बाद वहां 2 दिन और रहे। इस दौरान मैंने न किसी से बात की, न ही कमरे से बाहर निकली। सबको लगा कि शायद मेरी तबीयत खराब है। उस दिन से आज तक मैं उसे एक पल के लिए भी भूल नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे वो जाते जाते मेरा दिल ले गया हो और मैं बगैर दिल के जी रही हूं। मैं चाहकर भी उसकी याद और उसकी मुस्कान के जहर से बाहर नहीं निकल पाई। वो पहली नजर ही
मेरी पूरी जिंदगी पर हावी हो गई थी। कभी कभी तो दिल से दुआ करती हूं कि काश वो कहीं नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। अब वो लड़की चुप हो चुकी थी, लेकिन उसके आंसू लगातार बह रहे थे। मेरे पास ऐसा केस पहली बार आया था जिसमें एक लड़की एक जिन्न की मोहब्बत में कैद हो चुकी थी। मैं कुछ देर खामोशी से उसके चेहरे पर बिखरे दर्द के जज्बात को देखता रहा। आखिरकार मैंने बोलने का फैसला किया। देखो रामीन बेटी, जिस तरह इंसान खूबसूरत होते हैं उसी तरह जिन्नात भी खूबसूरत और हसीन होते हैं। तुम्हारी गलती यह थी कि तुम्हें वहां बिना वजह के नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारी खुशकिस्मती यह रही कि वह जिन्न अच्छा था, वरना वह तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाता कि उसे अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह का तुम पर खास करम रहा कि तुम्हारा सामना एक अच्छे जिन्न से हुआ और उसने तुम्हें जाने दिया। अब तुम्हें उसे भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखकर उसे समझाने की कोशिश की। वह बोली, जलाल भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? वह मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैंने कहा, देखो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि जो चीज जिस मकसद के लिए पैदा की गई है उसमें उसी के लिए शिफा रखी गई है। अगर इंसानों का निकाह जिन्नात से बेहतर होता तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म दिया होता। इस दुनिया और जिंदगी को जीने का जो तरीका हमारे पैगंबर ने बताया है वह कुरान की सूरत में हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। क्या वह तुम्हारे लिए काफी नहीं? तुम्हें इंसानों के लिए बनाया गया है, तुम इंसानों में निकाह करो। जिन्नात को जिन्नात के लिए बनाया गया है, उनका निकाह और उनकी जिंदगी उनके लिए बेहतर है। अपने नजरिए को ठीक करो। तुम अपनी सजा में अपने माँ बाप को भी शामिल कर रही हो, जिसका जवाब तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में देना होगा। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ रामीन, मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। खुदा के लिए अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालो और अपने लिए खुद दुआ करो। मैंने उसे बहुत नरमी से समझाया, जैसे वह मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे कुछ कुरानी आयतें पढ़ने को कहा और उसे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने को कहा। साथ ही उसके माता पिता को सलाह दी कि वह रामीन को कम से कम 1 साल तक शाहगाजी के दरबार पर ले जाएं। लेकिन उसके माता पिता को मैं असली वजह नहीं बता पाया, क्योंकि रामीन ने मुझे पहले ही मना कर दिया था। इसीलिए मैंने उसकी बात का सम्मान करते हुए उसके माता पिता को टाल दिया। 1.5 साल बाद जावेद साहब की मुझे कॉल आई। वह बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने बताया कि रामीन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, जिसे रामीन ने हाँ कर दी और कुछ महीनों बाद उसकी शादी है। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। मैं सोच रहा था कि अब तक तो मैं सिर्फ अपने अमलियात के जरिए काम करता था। पहली बार मैंने अपने इल्म की जगह दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे दिमाग को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, जिसमें मुझे काफ़ी कामयाबी मिली। यह बात मुझे बेइंतहा खुशी दे गई।